तो जिसका इंतजार था, आज चुनाव आयोग की तरफ से दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इससे पहले तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं और अपने अपने तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड पर क्या तस्वीर है और जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ लखनऊ से, नोएडा से अमित चौधरी, तो गोरखपुर से विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। और सबसे पहले निखिल, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है, इंतजार खत्म और इसी के साथ लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजते हुए। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो आज सभी राजनीतिक दलों को इस बात का इंतजार है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कितने फेज में होंगे और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तारीखें क्या होंगी। हालांकि जो अनुमान लगाया गया है वो 15 से 18 जो है वो अप्रैल का अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से 18 अप्रैल तक जो है वो चुनाव की जो पहले नामांकन की तारीख होगी वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही माना जा रहा है 1 महीने यानी मई में इसी डेट के आसपास जो है वो चुनाव भी संपन्न हो जाएगा। अब सभी राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो सभी राजनीतिक दलों को ये बात बखूबी पता थी, इस बात का सभी को अंदाजा था कि मार्च में चुनाव आचार संहिता लग सकती है। हालांकि लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में लगेगा, लेकिन अब जो है वो ये माना जा रहा है कि आज जो है आचार संहिता लगेगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। तो जो राजनीतिक दल है उन्होंने पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। आपने देखा कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक जो है जनपदों में जा रहे थे, वहां पर जो परियोजनाएं थी उनका शिलान्यास लोकार्पण कर रहे थे। दूसरी तरफ विपक्ष अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहा था और उसके साथ ही वो इस रणनीति में जुटा हुआ है कि किस लोकसभा सीट की आखिर गणित क्या होगी। चूंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में सीधे जो विपक्ष का गठबंधन है उसके सामने जो एनडीए गठबंधन है वो है। तो ऐसे में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो उनकी टीम है वो उत्तर प्रदेश में तमाम चुनाव प्रचार अभियान में आज से दिखाई पड़ेगी मजबूती के साथ, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो है वो चुनावी अभियान में जो है वो तेजी से जुटेंगे। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में के परिप्रेक्ष्य में तो लोकसभा चुनाव जो है वो विपक्षियों के लिए इतना आसान नहीं होगा। उसके कारण सबसे बड़ी यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी टीम काम कर रही है और उस टीम के सापेक्ष अगर हम बात करें तो खाली अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विपक्ष के चेहरे के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। राहुल गांधी को बहुत कम समय दे पाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो जो कांग्रेस का गठबंधन है उसका कितना इम्पैक्ट कम से कम होगा या अखिलेश यादव अकेले इस एनडीए के गठबंधन के खिलाफ कितना मजबूती से खड़े हो पाएंगे, ये तमाम सवाल विपक्ष पर खड़े होते हैं। फिलहाल अगर हालांकि माना जा रहा है कि ममता बनर्जी भी जो है वो अखिलेश यादव के तमाम कार्यक्रमों में पहुंचेंगी जो गठबंधन है, इसके साथ ही जो दूसरे दलों के साथ जो गठबंधन है वो भी उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे। लेकिन जब आप नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के सापेक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी को देखते हैं, राहुल गांधी जो कि कम समय निकाल के पाते हैं, तो ऐसे में चुनाव का जो परिदृश्य है वो साफ साफ दिखाई देने लगता है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। तो विपक्ष को एक मजबूत टीम की जरूरत थी जो चुनाव से पहले उसने प्रयास तो बहुत किया लेकिन शायद उतनी मजबूत टीम बन नहीं पाई। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के दो बड़े चेहरे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो एक इम्पैक्ट उनका दिखाई पड़ता है एक सर्टन क्षेत्र में, तो वो भी उतना समय नहीं दे पाते हैं। तो खाली अखिलेश यादव समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में एक तरफ से विपक्ष की तरफ से दिखाई पड़ेंगे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि वो बनारस से जो है वो सांसद है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी मजबूत स्थिति रखते हैं। तो अब जब दोनों के स्टेज आमने सामने होंगे तो उससे एक तस्वीर कम से कम दिखाई पड़ने लगेगी जनता को कि आखिर कौन मजबूत है, किसका पलड़ा भारी है। देखिए देखिए लोकसभा चुनाव में कोई भी जो क्षेत्रीय दल होता है उसको जनता उतना महत्व तो नहीं देती। उसके पीछे कारण ये है कि जनता को ये मालूम है कि इस क्षेत्रीय दल का नेता प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला, तो उसे ये पता है कि प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा। तो ये चुनाव दरअसल देश के प्रधानमंत्री के लिए होता है, इसलिए क्षेत्रीय दलों का बहुत वजूद कम से कम प्रदेशों में नहीं होता है। ऐसा नहीं कि होता बिल्कुल नहीं, और तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनता के बीच जाकर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास निखिल, गोरखपुर का रुख कर लेते हैं जहां विनय हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, आज तारीखों का ऐलान और इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इससे पहले अगर गोरखपुर की तस्वीर की बात करें, गोरखपुर की जनता की बात करें तो क्या कुछ तस्वीर वहां से उभर कर सामने आ रही है? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व जिसका सभी राजनीतिक पार्टियों को भी इंतजार था और आम जनता को भी इंतजार था, उसका आज जो है महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। और चुनाव आयोग जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो चुनाव आयोग जो चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा।
माना जा रहा है कि 7 चरणों में चुनाव होंगे और जिस तरह 2019 लोकसभा चुनाव में 12 तारीख के आसपास पहला चरण का चुनाव हुआ था, तो उसी तारीख के आसपास पहला चरण का चुनाव होगा। अगर बात की जाए तो गोरखपुर की जनता की बात की जाए तो गोरखपुर की जनता से जब हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर उतर कर बात की, लोगों से बातचीत, तो उनके सामने मोदी और योगी का चेहरा है। वो सांसद मोदी और योगी का मानकर वोट देते हैं। वो जिनके पास हम लोग गए सभी का मानना यही था कि हम मोदी और योगी को मान के वोट देते हैं, हम किसी सांसद को मान के वोट नहीं देते। सांसद हालांकि काम करते हैं, जमीनी शूटिंगों के कारण थोड़ा सा व्यस्त जरूर रहते हैं, लेकिन उनका सभी का यही कहना था कि हम मोदी योगी के कामों से संतुष्ट हैं और मोदी योगी के कामों के कारण हम बीजेपी को वोट करते हैं। दूसरी बात अगर बात की जाए तो इस बार जो है, जैसे कि चुनाव आयोग की जो बैठक हुई थी, हर राज्यों में उन्होंने बैठक की थी, डीएम और कमिश्नरों के साथ बैठक की थी, और क्योंकि इस बार वोटरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, वोटरों की संख्या बढ़ी है, इसके साथ ही जो बूथ थे, अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो वो 10 लाख बूथ बनाए गए थे, लेकिन इस बार जो है बूथों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी क्योंकि इस बार वोटरों की संख्या भी बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो गर्मी रहेगी। गर्मी में किसी भी जो वोट डालने वाले हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, पानी की पर्याप्त सुविधा हो, और महिलाओं को ध्यान रखते हुए जो पिंक बूथ बनाए जाते हैं उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने जब राज्यों में जो बैठक की थी उसमें स्पष्ट कर दिया था, सभी डीएम, एसएसपी और एसपी के साथ, जो कमिश्नर के साथ जो बैठक हुई थी, किसी भी प्रकार की जो मतदाता हैं उनकी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, वो जाएं, जब बूथ स्थल पे पहुंचे तो उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिससे वोटर को अपने वोट डालने के लिए झिझक हो, थोड़ा भी झिझक हो, क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है कि जब बूथ स्थल पर जब स्थितियाँ गड़बड़ होती हैं तो लोग, वो जो मतदाता हैं वो जाने से कतराते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की जब बैठक हुई तो उसमें उन्होंने यही कहा। अब बात की जाए अगर चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था की, तो 100 बटालियन जो है सीआरपीएफ के जवान दे दिए गए हैं। इसके साथ ही 187 बटालियन जो है पीएससी के जवान दिए गए हैं। इसके साथ ही अन्य विभिन्न जो प्रकार की फोर्सें होंगी, तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद होगी। और आज जब अब करीब 6 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, इस महापर्व की तारीखों का ऐलान होगा, तो सबको इंतजार है इस पल का। जी बिल्कुल अमित, अब आपका रुक करना चाहेंगे, बस कुछ घंटे और तारीखों का हो जाएगा ऐलान। नोएडा से क्या तस्वीर है, नोएडा के धरातल पर किस तरह से तैयारी है चुनावों को लेकर, और जनता का भी क्या रुझान? देखिए, चुनाव आयोग की बात की जाए तो आज 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। और पिछली बार 2019 की बात की जाए तो 7 चरणों में चुनाव किया गया था। 2014 की बात की जाए तो 9 चरणों में चुनाव हुआ था, और इस बार माना जा रहा है 7 से 8 चरण होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माना जा रहा है कि पहले चरण में यहाँ पर चुनाव होंगे, और पहले चरण में चुनाव की जो तैयारी है वो भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दिया। वहीं अखिलेश यादव भी अपने 6 प्रत्याशी के नाम जो हैं वो जारी कर दिए गए। दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ नोएडा की जो आप बात कर रहे थे, इसकी तस्वीर की बात की जाए तो यहाँ से डॉक्टर महेश शर्मा को तीसरी बार चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। पिछली बार भी डॉक्टर महेश शर्मा 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। और इस बार विपक्षी दलों की अगर नोएडा की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, तीनों में से किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी अभी मैदान में नहीं उतारा गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है गौतम बुद्ध नगर को लेकर के यहाँ पर तीनों पार्टी एक प्रत्याशी को उतार सकती हैं, क्योंकि पिछले अगर चुनावों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद कभी गौतम बुद्ध नगर की सीट से नहीं जीता है। इसी तरीके का हाल कांग्रेस पार्टी का भी रहा है। अब आम आदमी पार्टी, क्योंकि नोएडा दिल्ली से सटा हुआ है, तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को नोएडा से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, इस तरीके की जानकारी है। वहीं जो सूत्र हैं वो इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर के 4 प्रत्याशियों के नाम अखिलेश यादव तक पहुंचे हैं। उन चारों प्रत्याशियों के नाम को लेकर आज शाम तक या कल तक ऐलान किया जा सकता है कि उनमें से कौन प्रत्याशी होगा। तो विपक्ष के पत्ते खुलने अभी गौतम बुद्ध नगर में बाकी हैं। इसी तरीके के हालात गाजियाबाद में भी हैं। गाजियाबाद में बताया कि अगर तीनों ही उनके पार्टियां अगर एक ही उम्मीदवार उतारती हैं मिलकर, तो ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा? क्या कड़ी टक्कर दे पाएंगे महेश शर्मा को?
देखिए, अखिलेश यादव का साफ तौर पर, क्योंकि एक बड़ा चेहरा विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में माना जाता है, तो अखिलेश यादव का मानना यही है कि ऐसी सीटें जहां समाजवादी पार्टी का बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है, उन सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी की हार की बजाय दूसरी जो दल हैं उनके दलों के नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाए। दूसरी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मैदान में उतारने की चर्चाएं पिछले काफ़ी दिनों से, जिस वक्त डॉक्टर महेश शर्मा का टिकट फाइनल हुआ था उसके बाद से लगातार चर्चाएं इसी तरीके की हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को उतारा जाएगा, और अगर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को यहां से उतारा जाता है तो एक मंच पर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के साथ साथ इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं, राहुल गांधी सहित, वो सब एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो दिल्ली रोजाना आता है या दिल्ली से नोएडा रोजाना आते हैं, तो ऐसे वोटर्स को, खास तौर पर हाई राइज सोसाइटी और सेक्टरों में रहने वाले वोटर्स को केजरीवाल सरकार की नीतियों से प्रेरित करने का कहीं ना कहीं दांव खेल सकता है विपक्ष। तो उसी को लेकर तस्वीर अभी साफ तो नहीं हो पाई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी यही है कि केजरीवाल की पार्टी से किसी उम्मीदवार को यहां पर उतारा जा सकता है। ये तस्वीर आज शाम तक या कल तक साफ हो जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग आज आचार संहिता की तारीखों का ऐलान कर देगा, और माना यही जा रहा है कि पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर चुनाव होता है तो जल्द से जल्द ये विपक्षी पार्टियों को अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारना होगा, ताकि जनता के बीच जाकर अपनी नीतियों के बारे में बता सकें। हालांकि इतना आसान डॉक्टर महेश शर्मा को यहां पर हराना नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी की एक दशक की जो सरकार रही है उसमें होने वाले तमाम विकास कार्य, हर बार जब भी देखिए चुनाव में तो महेश शर्मा को लेकर अटकलों का बाजार गर्म रहता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से हमेशा उन पर भरोसा जताया गया है और एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में नोएडा से हैं। निखिल, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि तारीखों के ऐलान से पहले ही तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने प्रचार अभियान में जो है जुटी हुई हैं, लेकिन अब तारीखों के ऐलान के बाद जो सियासी संग्राम है वो और तेज हो जाएगा। और विपक्ष की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, क्योंकि जैसा कि अमित को भी आप सुन रहे होंगे कि पत्ते अभी पूरी तरीके से यहां पर नहीं खोले जा रहे, इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से देखा जाए? देखिए, अखिलेश यादव एक बात बहुत बखूबी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में कम से कम लड़ाई आसान नहीं है। लिहाजा इस रणनीति का इस्तेमाल किया जाए कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची देखने के बाद ही अपने प्रत्याशियों को जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर उतारा जाए, प्रत्याशियों का चयन किया जाए। तो यही वजह है कि समाजवादी पार्टी जो है वो धीरे धीरे प्रत्याशियों के नामों का जो है वो ऐलान कर रही है। 3 सूची अब तक जो है वो 4 सूची अब तक समाजवादी पार्टी की कुल जारी हो चुकी है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जो उनके कैंडिडेट है अब उनको लेकर रिसर्च चल रही है। बहुजन समाज पार्टी ने भी कई जनपदों में अपने तमाम प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। तो सभी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसके आधार पर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, किस तरह से उसका मुकाबला करना होगा। भाजपा की जहां तक मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने एक बात साफ कर दिया है कि अब जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, जो ऐसे प्रत्याशी जिन पर जो है जो लंबे समय से अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे, वही उम्मीदवार होंगे। पहले बहुत सारे नियम कानून भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाए गए थे कि 75+ जो लोग होंगे उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र में जो है वो छवि का आकलन किया जाएगा। ये सारे मिथक कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा। तो आपने पुरानी सूची में देखा, चाहे वो पहली सूची हो चाहे वो दूसरी सूची हो भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में तो जो पहली सूची में जितने भी नाम आए थे उसमें से ज्यादातर जो है नाम और रिपीट कैंडिडेट के थे। 2 सीटें मात्र बदली गई थी, 4 सीटें माफ कीजिएगा, 4 सीटें जो उम्मीदवारों के नाम बदले गए थे। और अभी तारीखों के ऐलान के बाद किस तरह से जो सियासी संग्राम है वो तेज होता है, ये देखना होगा। निखिल, विनय और अमित, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया